हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स कार्य, सामर्थ्य, जिसको हम शक्ति भी कहते हैं, और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर में आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कार्य क्या होता है, कार्य को फाइंड करने के अलग अलग फार्मूले क्या होते हैं, और उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, खूब ध्यान से समझिएगा। मैं आपको इसकी नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डियर स्टूडेंट्स, आज कई दिनों के बाद अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर होने वाला है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अब आपको रेगुलर अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर भी प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन उसके पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि आप प्लीज इस लेक्चर को सभी के सभी ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हैं, उस पर कमेंट्स और लाइक्स आप लोगों के जब मिलते हैं तो हमें पढ़ाने में कुछ और ही आनंद आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। छोटी छोटी क्लासेस में, क्लास 9th में, क्लास 8th में कार्य के बारे में आप लोगों को सिखाया जाता है। क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। जो लोग क्लास 11 पढ़ करके आए हैं वहां पर भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग इसको फिर से पढ़ने वाले हैं, और खासकर इसके बिहाफ पे किस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग W से दिखाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्क कहते हैं। आप लोग इसके बारे में जानते हैं। कार्य क्या है, मैं सिंपल सा वैज्ञानिक डेफिनेशन पे आता हूं। कहा जाता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जब किसी भी वस्तु पर कोई बल कार्य करता है, बल क्या होता है आपको पता है डियर स्टूडेंट्स। बल जो होता है वह बाह्य कारक होता है, वह एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाए जाने पर उसके शेप, साइज, पोजीशन, डायमेंशंस वगैरह को चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित करते हैं, उस बल को आरोपित करने से, उस बल को लगाने पर अगर वह वस्तु बल की दिशा में भी स्थापित हो जाती है, तो कहा जाता है कि उस बल द्वारा, उस फोर्स द्वारा उस वस्तु पर क्या किया गया, कार्य किया गया। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह है कि अगर हम कार्य को निकालना चाहें तो कार्य को फाइंड करने का, वर्क डन को फाइंड करने का डियर स्टूडेंट्स फार्मूला होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। दिशा में विस्थापन, जिसको आप लोग बहुत ही पहले से पढ़ते हुए आए हैं। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये कब की बात है? जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए, कोई फोर्स लगाया जाए, और वह जो वस्तु है उस बल की दिशा में ही डिस्प्लेस्ड हो जाती है, उस बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाता है, तो कहा जाता है कि उस बल द्वारा उस वस्तु पर कार्य किया गया। और उस किए गए कार्य को, वर्क डन को फाइंड करने का फार्मूला होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब डियर स्टूडेंट्स, बात आती है कि W से इसको हम दिखाते हैं, और लगाए गए बल को F से, और विस्थापन को डियर स्टूडेंट्स हम लोग S से दिखाते हैं, या कहीं कहीं इसको D से भी दिखाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, W इक्वल टू FS या W इक्वल टू FD कहीं कहीं आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। दोनों का मतलब सेम होता है। मैं FS से दिखाऊंगा यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो W इक्वल टू FS यहाँ पर हमें फार्मूला मिल जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि W का मात्रक क्या होता है। W का मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अगर कार्य के मात्रक की हम लोग बात करें तो कार्य का मात्रक डियर स्टूडेंट्स आपको पता है क्या होता है, जूल होता है, सबको पता है, जिसको हम लोग शार्ट में J से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बताइएगा डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो कार्य है, आप लोग बताएंगे ये जो कार्य है ये अदिश राशि है या सदिश राशि है, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, आप सोच करके मुझे बताएंगे। पूरा भरोसा, बहुत आसान चीज़ है, आपको पता होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि कार्य क्या होता है, कार्य को निकालने का फार्मूला क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य अदिश या सदिश है, ये आपको पता होगा। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आकर के।
अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा डिस्कशन करते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो दो नेसेसरी कंडीशन बताइए, ऐसी दो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं किसी बल द्वारा, किसी फोर्स के द्वारा वर्क किया गया है। आइए उस पर हम लोग यहाँ पर स्मॉल सा डिस्कशन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा, ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं सिंस W इक्वल टू क्या होता है, Fs होता है। W इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, Fs होता है। माने W माने कार्य है, F माने बल है, S माने विस्थापन है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा जाता है कि इफ F इक्वल टू 0 न्यूटन हो जाए, मतलब अगर किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाया ही नहीं जाए तो W इक्वल टू डियर स्टूडेंट 0 इंटू S हो जाएगा, तो W इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई भी वर्क वहां पर डन नहीं होगा, कोई भी कार्य वहां पर नहीं होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को समझते हुए जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस चैप्टर का सारा टॉपिक आपको 100% समझ में आएगा। छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों को लेकर के हम लोग बढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स यहाँ समझिएगा, कहते हैं इफ S इज इक्वल टू 0, देन देखिए W आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, वहां पर W इक्वल टू आपको मिल जाएगा F इंटू 0, देन आल्सो W इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और उस बल को लगाने से, उस फोर्स को अप्लाई करने से उस वस्तु में विस्थापन नहीं हो रहा है, वह वस्तु डिस्प्लेस्ड नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि उस बल द्वारा उस वस्तु पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, एक दीवार है हमारे सामने, उस दीवार को हम दिन भर धक्का देते हैं लेकिन वो दीवार नहीं गिरती है, तो अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमने वहां पर कोई भी कार्य नहीं किया, कोई भी वर्क वहां पर नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? तो ये दो कंडीशंस हैं, इन्हीं दो कंडीशंस को नेसेसरी कंडीशन ऑफ वर्क डन कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी दो नेसेसरी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पे हम लोग ये कहते हैं कि हाँ कार्य या वर्क किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन है एनी फोर्स, ध्यान देना, एनी फोर्स शुड बी अप्लाइड, एनी फोर्स शुड बी अप्लाइड। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, वर्क डन की दो नेसेसरी कंडीशन जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कौन कौन सी? एनी फोर्स शुड बी अप्लाइड, कोई फोर्स अवश्य लगना चाहिए। और दूसरी चीज है द ऑब्जेक्ट, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। जो ऑब्जेक्ट है वो जरूर से जरूर डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। एग्जाम में आता है व्हाट इज द टू नेसेसरी कंडीशंस इन विच वी कैन से द वर्क इज डन, ऐसी कौन सी आवश्यक शर्तें हैं जिन पे हम ये कह सकते हैं कि किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर कार्य किया गया है। तो पहली चीज आप लोग याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या कि बल लगना चाहिए, बल लगना चाहिए, कोई ना कोई बल क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, लगना चाहिए। और दूसरी चीज क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, दूसरी चीज ये है कि वस्तु जो है वो क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। जिस वस्तु पर, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाएगा वह ऑब्जेक्ट जरूर से जरूर डिस्प्लेस्ड होना चाहिए और फोर्स लगना चाहिए। ये दो नेसेसरी कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स वर्क डन की। और वर्क डन को फाइंड करने का फार्मूला भी आपके सामने लिख दिया है हमने, इसकी यूनिट भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डियर स्टूडेंट्स। तब कार्य को फाइंड करने का, तब वर्क डन को फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है जब विस्थापन और बल के बीच में थीटा कोण बनता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, उस बल को लगाने पर अगर जो विस्थापन होता है वो बल की दिशा में ही नहीं होता है, जिस दिशा में बल लगाया जाए अगर उसी दिशा में विस्थापन ना हो करके लगाए गए बल और विस्थापन की दिशा में कोई कोण थीटा बनता है, उस सिचुएशन में वर्क डन को फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है और उस सिचुएशन में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो हमें ध्यान रखना होता है। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक क्या है? कार्य कब? जब लगाए गए बल योम विस्थापन, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, विस्थापन के बीच थीटा कोण बने। अर्थात जब किसी वस्तु पर
कोई बल लगाया जा रहा है तो जो वस्तु है उस बल की दिशा में ही विस्थापित ना होकर के लगाए गए बल और विस्थापन की दिशा में डियर स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो उस सिचुएशन में वर्क डन क्या होगा। आप कह सकते हैं इफ एंगल बिटवीन applied force and displacement is थीटा। अगर जो फोर्स लगाया जा रहा है अर्थात जो बल लगाया जा रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच में थीटा एंगल बनता है तो वहां पर वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर W इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है FS cos थीटा। W इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, FS cos थीटा होता है। अब यहाँ पर बात होती है W क्या है सर, तो W का मतलब सबको पता है डियर स्टूडेंट्स कि W मीन्स क्या होता है, वर्क डन होता है। F का मतलब क्या होता है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, F यहाँ पर जो है वो अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। यस क्या है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, यस जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में विस्थापन कहते हैं। थीटा जो है डियर स्टूडेंट्स एंगल बिटवीन क्या है, एंगल बिटवीन हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एंड क्या है डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। इतनी चीजें हमें पता है। अब आइए इस पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस छोटे से फार्मूले पर, इस छोटे से कंसेप्ट के बिहाफ पर अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आइए हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वर्क डन होता है उसकी वैल्यू जो है हमारी वो थीटा पर डिपेंड करती है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता होगी डियर स्टूडेंट्स, कॉस जो होता है 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1 होती है, 30 पे डियर स्टूडेंट्स की वैल्यू √3/2 होती है, 45 पे डियर स्टूडेंट्स 1/√2 होती है, 60 डिग्री वैल्यू डियर स्टूडेंट्स की 1/2 होती है और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 0 होती है। और अगर हम 180 डिग्री की बात करें डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू -1 होती है। अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इस वैल्यू को लर्न कर सकते हैं। cos 0 की वैल्यू 1 होगी, cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। अब आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं डिफरेंट एंगल्स को लेकर के। बेसिकली हमेशा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग 0 डिग्री पर डिस्कस करते हैं और हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करेंगे 90 डिग्री की और 180 डिग्री की। बाकी जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाएंगे उन पे जो भी एंगल हमें गिवन होगा उस एंगल के बिहाफ पर वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी बेसिकली हमें 0 डिग्री, 90 और 180 डिग्री पर डिस्कस करना है कि हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, इस पर तो अभी ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो लगाए गए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल तो बनेगा नहीं, वहां पर एंगल डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, 0 डिग्री होगा। देन आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल टू, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, FS हो जाएगा इंटू में cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो cos 0 की डिग्री की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स सबको पता है 1 है, तो W इक्वल टू आपको हो जाएगा यहाँ से FS इंटू में 1, तो डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू हो जाएगा W इक्वल टू FS। ये वर्क डन का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि तब तो फार्मूला वही होगा जो हम लोगों ने अभी इनिशियल फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था कि जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाए और डिस्प्लेसमेंट जो है उसी के डायरेक्शन में होगा तो फार्मूला W इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, FS हो जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ध्यान समझिए, थीटा इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाए यहाँ पर 90 डिग्री हो जाए, उस सिचुएशन में वर्क डन यहाँ पर क्या होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स उस सिचुएशन में W इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर FS और cos 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स जो होती है वो 0 होती है। तो W इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स FS इंटू cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो W इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, कोई बल लग रहा है और उस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस लगाए गए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में
अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस सिचुएशन में वर्क डन क्या होगा, 0। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई प्लैनेट है, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, उसका चक्कर लगा रहा है, उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो आप बताएंगे वहां पर वर्क डन 0 होगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है, जब वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन करता है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है जिससे ये टाई अप रहता है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों के बीच में हमेशा डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसीलिए वहां पर क्या होता है, वर्क डन डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो ये सेकंड कंडीशन हमारी है कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो वर्क डन डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए थर्ड कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो वर्क डन होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक कार्य हो जाता है। आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ऋणात्मक कार्य क्या होता है, निगेटिव वर्क डन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसको रख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। पूछा जाता है कि निगेटिव वर्क डन क्या होता है, निगेटिव वर्क डन क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डियर स्टूडेंट्स ऋणात्मक कार्य। कब कहा जाएगा, किसी भी वस्तु पर किसी भी बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो ऋणात्मक है, माने जो निगेटिव है, ऐसा कब कहा जाएगा कि किया गया कार्य जो है वो कैसा है, ऋणात्मक है, अर्थात निगेटिव है। आइए डियर स्टूडेंट समझते हैं। आपको पता है कि सिंस W इक्वल टू क्या होता है, FS cos थीटा होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। मैंने आपसे बोला है कि 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए W, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए। अब डियर स्टूडेंट्स 180 का मतलब होता क्या है, 180 का मतलब होता क्या है, थोड़ा ध्यान समझिए आप लोग। डियर स्टूडेंट जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो 180, आप देखो जैसे ये जा रहा है तो इससे 180 डिग्री का एंगल इधर की तरफ इसका डायरेक्शन है, तो यहां से 180 बनेगा तो इधर चला आएगा, मतलब जो फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, इधर हो रहा है। तो 180 डिग्री का मतलब होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स होगा, जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसी पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझ आ रही है बातें, आइए समझिए। अब यहां हम कहेंगे नाउ डियर स्टूडेंट्स W इक्वल टू क्या होगा, FS और cos 180 डिग्री, और सबको पता है डियर स्टूडेंट्स कि cos 180 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू -1 होती है, तो यहां हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू cos की वैल्यू -1 हो गई, तो W इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, -FS। तो यहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो डियर स्टूडेंट्स कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई बल आरोपित करेंगे, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स होगा, जो बल लगाया जा रहा है अगर उस बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है तो उस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा डियर स्टूडेंट्स वो कैसा हो जाता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि वर्क डन क्या होता है, और वर्क डन को निकालने के लिए जो 2 बेसिक फार्मूले हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, ये भी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक डियर स्टूडेंट्स हमारा जो है वो ऊर्जा है, जिसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। देखिए आपके चैप्टर का नाम कार्य है, शक्ति है और डियर स्टूडेंट्स क्या है, ऊर्जा है। तीनों के तीनों टॉपिक के बारे में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है, चर्चा करनी है। जैसे यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हमने लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया, डियर स्टूडेंट 0 पर, 180 पर, 90 पर, ऐसे 270 वगैरह पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो तो उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो वो आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझ लिया कि कार्य क्या होता है, और कार्य को फाइंड करने के 2 बेसिक फार्मूले क्या होते हैं। जो कार्य होता है अर्थात जो वर्क डन होता है उसकी 2 नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, साथ ही साथ कब किया गया कार्य जो होता है, कब किया गया जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है वो डियर स्टूडेंट्स कब नेगेटिव कहा जाता है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स एनर्जी। क्या है, एनर्जी। 3 टॉपिक्स आपको मैंने बताया कि इस चैप्टर में है, और इन 3 की 3 टॉपिक्स को हम 3 लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर देंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे टॉपिक हम आपको कवर करके दिखाएंगे, और इसके बिहाफ पर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी मैं 3 के लेक्चर के अंदर ही सारा कुछ आपको समझा दूंगा। एक लेक्चर ये हो रहा है, एक लेक्चर और होगा, देन एक लेक्चर और में हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आपके साथ डिस्कस कर देंगे। देन आपको डियर स्टूडेंट्स हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से आपके इस चैप्टर की प्रिपरेशन हो जाएगी। हाँ,
अगर आपको नोट्स चाहिए तो कई सारी नोट्स ऑलरेडी मैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री वगैरह की टेलीग्राम पे सेंड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हैंड रिटेन नोट्स नहीं मिली है आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसमें आपको सर्च करना होगा DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन। वहां पर आपको आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। ऊर्जा डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अगर नॉर्मल सी डेफिनेशन की हम बात करें तो इसको कहा जाता है, ऊर्जा का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ध्यान देना, क्या कहते हैं, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ध्यान से समझना, जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। क्या डियर स्टूडेंट, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, अर्थात किसी भी वस्तु के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कार्य करने की जो क्षमता है। अच्छा, अब ये बताइए किसी के पास कौन सी क्षमता होगी, जो जिस कार्य को करने में निपुण होगा वही उसकी क्षमता होगी। तो कोई भी वस्तु द्वारा जो कार्य करने की कैपेसिटी होती है उसी को उसकी एनर्जी कहा जाता है। अब आप सोच सकते हो डियर स्टूडेंट्स, क्या इस संसार में सभी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है या नहीं है। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट का नाम सुना होगा। उन्होंने आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण दिया था, एनर्जी इक्वेशन, जो कि होता है इक्वल टू mc स्क्वायर, इक्वल टू mc स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, यहाँ जो ए है, ई है डियर स्टूडेंट्स, इसको एनर्जी कहा जाता है, जिसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। m जो है डियर स्टूडेंट्स वो होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु का जो द्रव्यमान होगा। c जो होता है डियर स्टूडेंट्स को कहा जाता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में, जो कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 लाख ना किलोमीटर प्रति सेकेंड इसको भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आइंस्टीन नाम के जो साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि इस संसार में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसके पास ऊर्जा ना हो। उन्होंने कहा कि इस संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तु हैं, उन सभी के पास अगर द्रव्यमान है, अगर उन सभी के पास मास है, तो ये जान लीजिए डियर स्टूडेंट्स उनके पास क्या है, एनर्जी है। और उसकी एनर्जी को फाइंड करने के लिए उन्होंने ये फार्मूला दिया इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके मास के बिहाफ पर उसकी एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, उसके पास कितनी एनर्जी है। चलो, ये तो लॉजिक सी बात हो गई कि इस संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी संसार में हैं, उन सभी के पास एनर्जी जरूर से जरूर होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की सिचुएशन के कारण, उसकी पोजीशन के कारण, उसके डायरेक्शन के कारण, उसके कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पर हर एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरह की ऊर्जा होती है, अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है। और उसी ऊर्जा के बारे में, उसी एनर्जी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी छोटी सी क्लास में जरूर से जरूर पढ़ा होगा। वहां पर आपको बताया जाता है डियर स्टूडेंट्स की जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, उसको कभी भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही डियर स्टूडेंट्स उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। इस कंसेप्ट के बिहाफ पर भी हम लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जैसे जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
सोलर सिस्टम जो लगाया जाता है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो विद्युत सेल है या आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक सेल है जिसको हम बैटरी भी कह सकते हैं, वो जो बैटरी होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये सब चीज़ें भी हम लोगों से पूछी जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हो गई कि इस संसार में जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, जितनी प्रकार की वस्तुएं हैं, अगर उनमें द्रव्यमान है तो उन सभी वस्तुओं के पास क्या होती है, ऊर्जा होती है। कई प्रकार की ऊर्जा होती है। आइए हम लोग यहाँ पर कुछ नोट डाउन करते हैं। जैसे सबसे पहली बात हम लोग बच्चों यहाँ पर बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यही हमारे सिलेबस में है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, यांत्रिक ऊर्जा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन के कारण होती है, एक उसकी रेस्ट पोजीशन के कारण और एक उसकी मोशन पोजीशन के कारण। जब रेस्ट पोजीशन के कारण होती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं डियर स्टूडेंट्स कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। दूसरी जो होती है, जब मोशन में ऑब्जेक्ट होता है उसके पास जो ऊर्जा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। समझ आ रही है बातें। तो ये तो हो गई यांत्रिक ऊर्जा की बात। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक पोजीशन के कारण और एक मोशन के कारण। जो पोजीशन के कारण होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी, जो मोशन के कारण होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स बहुत सारी ऊर्जा होती है, जैसे आप लोग बोलते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा, ध्यान समझना, जिसको डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं, थर्मल एनर्जी के नाम से डियर स्टूडेंट जिसको हम लोग जानते हैं। इसके बाद अगली हम बात करें तो कौन सी ऊर्जा होती है सर, रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा हम लोग कहते हैं, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं सर, केमिकल एनर्जी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स सूर्य के पास तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। सूर्य जो है इस संसार में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। उसके पास जो ऊर्जा होती है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा बोला जाता है, सौर ऊर्जा, जिसको हम लोग इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से कई सारी ऊर्जा, जैसे आपको पता है कि जब हवा तेज चलती है तो उसके पास भी ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग विंड एनर्जी के नाम से भी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। किसके नाम से, विंड एनर्जी। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो जल होता है उसके पास भी ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग जलीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, जलीय ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं, हाइड्रो एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि इस संसार में, इस पूरे संसार में, इस पूरे विश्व में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनके पास मास है, अगर उनके पास द्रव्यमान है डियर स्टूडेंट्स, तो उन सभी के सभी पास क्या है, कार्य करने की क्षमता है। और अगर किसी के पास कार्य करने की क्षमता है तो उसी कार्य करने की क्षमता को ही डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो भी कार्य के मात्रक के ही समान होता है, अर्थात ऊर्जा का जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट्स वो भी क्या होता है, जूल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया कि आज के इस लेक्चर के साथ हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम था डियर स्टूडेंट्स, कौन था, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कई दिनों के बाद आज मैंने आपको फिजिक्स का लेक्चर प्रोवाइड कराया है। आपको फिजिक्स के लेक्चर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ से चल रही थी, बट आपको समझते होंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी रहती हैं। बट मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मेरे द्वारा आपको फिजिक्स और मैथ्स ये दो लेक्चर्स रेगुलर मिलते रहें। बाकी केमिस्ट्री आपकी पढ़ाई जा रही है, आपके सर काफ़ी अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं, बट उसमें कई सारे बच्चे होते हैं जो टाइमली लेक्चर को वॉच नहीं करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। बट डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आपके अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स, कम्युनिकेशन स्किल, इन सब की क्लास आपके अपने इसी चैनल DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर रेगुलर चल रही है।
अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, और रेगुलर आप लोग सारे लेक्चर को लेते रहिए। अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क आराम से ऑब्टेन कर सकें, आपको कहीं कोई समस्या ना हो। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है, आशा करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपके माइंड में कहीं पर भी किसी प्रकार का डियर स्टूडेंट्स डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ और क्या डाउट्स हैं अप्लाइड फिजिक्स में या अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब किसी प्रकार की अगर आपके पास क्वेरी है, देन आप लोग जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए। आप लोग यार जब कमेंट करते हो तो आज ज़्यादा बोल रहे हैं, कई दिन के बाद आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बट मतलब एक होता है ना, जब आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स, और अपने दोस्तों के पास लेक्चर को शेयर करते हैं, तो अपना भी मन करता है कि और ज़्यादा मेहनत करें। क्योंकि होता है ना कि मुझे लगता है कि हाँ, हमारे इतने सारे बच्चे हमारे इस लेक्चर माध्यम से लाभान्वित हो पा रहे हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है, वो ज़रूर से ज़रूर हमें याद रखेंगे और हम भी आपको हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।